दोस्तों, अगर पति की उम्र पत्नी की उम्र से दोगुनी हो तो शादी के कुछ समय बाद कुछ पत्नियां अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो किसी गैर मर्द का सहारा लेती हैं और उनसे अपनी जिस्म की भूख मिटाती हैं। ऐसा ही एक मामला है। एक पत्नी अपने पति से जब संतुष्ट नहीं होती थी तो उसने एक गैर मर्द का सहारा लिया और उसको अपने घर में बुलाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला फिर लगातार चलता रहता है। एक रात की बात है, जब उस औरत का बूढ़ा ससुर आधी रात को नींद टूटती है उसकी, तो वो उठ के देखता है कि उसकी बहू के कमरे की लाइट जल रही है। उसने सोचा कि शायद आज बहू कमरे की लाइट बंद करना भूल गई, इसलिए वो कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही नज़दीक जाने लगता है तो उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। बूढ़ा व्यक्ति उस आवाज़ों को ध्यान से सुनता है तो उसको समझ में आता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वो धीरे से जाता है और बहू के कमरे की खिड़की होती है, उसका पर्दा हटा के वो अंदर झांकने की कोशिश करता है। जब अंदर देखता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति देख के दंग रह जाता है, क्योंकि जो उसकी बहू थी वो पूरी तरह से अंदर निर्वस्त्र खड़ी थी। उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था और वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। अंदर बहू को एहसास होता है कि शायद बाहर कुछ हलचल है। वो जल्दी से लाइट बंद करती है और कमरे से बाहर निकल कर देखती है तो उसका ससुर खिड़की से झांक रहा था। ये देख के बहू दंग रह जाती है और इसी के साथ ही एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा होता है जिसके पीछे पुलिस पिछले 5 से 6 महीने से पड़ी हुई थी और वो गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। क्या है पूरा मामला, आइए शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। बात है 3 जून 2015 की। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर और भरतपुर के अंतर्गत एक गांव आता है नोह। उसी नोह गांव का निवासी जिसका नाम होता है पवन, उसकी शादी कानपुर की एक रीमा नाम की लड़की के साथ हो जाती है। जिस समय पवन की शादी हुई थी उस समय पवन की उम्र थी 30 साल और उसकी पत्नी रीमा की उम्र थी महज 16 साल। उन दोनों की उम्र में लगभग 14 वर्ष का अंतर था। शादी की शुरुआत में दोनों बहुत खुश होते हैं और उनकी ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही होती है। शादी के कुछ समय बाद में रीमा एक पुत्र को जन्म देती है और उसके 2 साल बाद एक पुत्री को जन्म देती है। अब घर में 2 बच्चे आ चुके थे और घर में खुशियां भी बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके साथ में उस घर के खर्चे भी बढ़ चुके थे। दरअसल गांव में पवन का कुछ काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो दिल्ली चला गया काम के सिलसिले से। दिल्ली में कुछ दिन काम करने के बाद उसको एहसास हुआ कि उसे खाना पीना बनाने में बड़ी समस्या आ रही है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी दिल्ली ले आऊं। वो गांव वापस आता है और अपनी पत्नी और बच्चों को दिल्ली लेके चला जाता है। वहीं पे एक किराए के मकान में पवन अपनी पत्नी रीमा और दोनों बच्चों के साथ रहने लगता है। दरअसल दिल्ली में ही पवन के गाँव के कुछ लोग और भी रहते थे, वो भी वहीं पर काम करते थे। उन लोगों का पवन के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। उसी में से एक लड़का था जिसका नाम था भागेंद्र और भोला। ये भोला भी पवन के घर अक्सर आता जाता रहता था। जब भी छुट्टी होती थी ये भोला पवन के घर आता था, साथ में बैठ के पार्टी करता था और शराब भी पीता था। एक दिन की बात है, भोला और पवन दोनों शराब पी रहे थे। पवन ने ज़्यादा पी ली, वो बेसुध हो गया और वहीं पर गिर के सो गया। अब भोला पवन की पत्नी रीमा से बातें करने लग गया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद में फिर इनके बीच में हंसी मजाक शुरू हुआ और धीरे धीरे इनको पता ही नहीं लगा कब इनके बीच में रिलेशन यानी कि शारीरिक रिश्ते शुरू हो गए। अब जब भी मौका मिलता था भोला पवन के घर आता था और उसको यानी कि अपने दोस्त पवन को शराब पिलाता था, और जब वो बेसुध हो जाता था तो भोला उसकी पत्नी रीमा के साथ में शारीरिक रिश्ते बनाता था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इसके बाद में फिर कोरोना का काल शुरू हुआ और कोरोना में जितने भी बाहर लोग रहते थे वो भागकर अपने अपने घर जा चुके थे, क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। पवन भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से अपने गांव पहुंच जाता है और वहीं पे अपना कुछ काम धंधा शुरू कर देता है। अब पवन की पत्नी रीमा और भोला दोनों मिल नहीं पाते थे और दोनों अलग अलग हो चुके थे। रीमा अब भोला को बहुत मिस करती थी, क्योंकि रीमा जब भोला के साथ फिजिकल रिलेशन में होती थी तो वो एक नया अनुभव महसूस करती थी। वो महसूस करती थी कि भोला और उसके पति पवन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन पवन अपनी पत्नी के नाजायज़ रिश्ते से बिल्कुल अनजान था।
रीमा को भोला के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा था, इसीलिए वो भोला के लिए अब तड़पने लगी थी, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था भोला को बुलाने का और उससे मिलने का। एक दिन उसको कहीं से नींद की गोलियों के बारे में पता चला। वो बाजार गई और नींद की गोलियां खरीद लाई। उसने खाने में नींद की गोलियां मिला दी और अपने पूरे परिवार को खिला दी। इसके बाद में उसने अपने प्रेमी भोला को फ़ोन किया और अपने घर बुला लिया। इसके बाद में बहुत दिनों बाद वो दोनों मिले, बहुत खुश थे, उन्होंने शारीरिक रिश्ते बनाए और इसके बाद में भोला घर से चला जाता है। ये सोच के पत्नी बहुत खुश होती है रीमा, और सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब जब भी मेरी इच्छा होगी, जब भी मेरा मन करेगा, मैं पूरे परिवार को ये गोलियां खिलाऊंगी और अपने प्रेमी को बुला के अपनी इच्छा पूरी करूंगी। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। फिर आई तारीख 29 मई 2022। उस रात को भी रीमा ने अपने पूरे परिवार को नींद की गोली खाने में मिला के खिला दी, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। और उसने अपने प्रेमी भोला को फ़ोन किया और बुलाया। रात को 11 बजे के लगभग भोला अपने एक दोस्त जिसका नाम था दीप, उसके साथ आया और अपने दोस्त को बाहर खड़ा कर दिया और भोला अंदर आके अपनी प्रेम का रीमा से मिलने लगा। मिलते मिलते उनको काफ़ी समय बीत चुका था। उनको समय का एहसास ही नहीं हुआ कि कितना समय हो गया। वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पड़े थे। तभी उसके पति, रीमा के पति पवन की नींद टूटी और उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। जब उसने उठ के देखा तो भोला और उसकी पत्नी दोनों निर्वस्त्र आपत्तिजनक स्थिति में पड़े थे। ये देख के पवन का पारा हाई हो गया। वो देख के आग बबूला हो गया और उठते ही उन दोनों को गालियां देने लग गया। अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और अपने दोस्त को भी कहता है कि तुमने भी मुझे धोखा दिया है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही पवन ने चिल्लाना शुरू किया, भोला ने उसका मुंह दबा लिया, और जब उसने छुड़ाने की कोशिश की तो भोला ने दूसरे हाथ से उसका गला भी दबा दिया। गला इतने ज़ोर से दबाया कि उसको पता ही नहीं चला कि इतने ज़ोर से दब गया है और कब पवन की सांसें रुक गई हैं। जैसे ही उसको एहसास हुआ कि पवन का शरीर ढीला हो रहा है, उसने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा पवन नीचे धरती में धड़ाम से गिर गया। जैसे ही गिरा तो उसके शरीर में, उसके सर में चोट आई और सर से खून बहने लगा। थोड़ी देर में उन दोनों ने चेक किया तो पवन का शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब दोनों डर गए कि आखिर इस लाश का क्या करें, अगर किसी को पता लग गया तो हम लोग फंस जाएंगे। भोला ने रीमा को कहा कि तुम यहाँ की स्थिति को संभालना, मैं इस लाश को ठिकाने लगाता हूँ। फिर उसने धीरे से अपने दोस्त दीप को बुलाया और पूरी कहानी बताई। फिर उन दोनों ने उस पवन की लाश को एक कपड़े में लपेटा और मोटरसाइकिल पर रखकर गांव की बाहर की तरफ चले, जहां पे एक नहर है। उस नहर के पास जाके पवन की लाश में एक भारी पत्थर बांध के उस लाश को उस नहर में फेंक दिया, और वहां से वो दोनों रफू चक्कर हो गए। सुबह जब पवन के पिता यानी कि रीमा के ससुर उठे और उनकी सासू माँ उठी, तो उन्होंने अपने पुत्र के बारे में पूछा कि पवन कहाँ है। तो पत्नी रीमा ने कहा, वो मेरे जागने के पहले ही पता नहीं कहाँ चले गए और मुझे कुछ बताया भी नहीं। ये सोच के पवन के पिता ने गांव में बहुत ढूंढा और सारे रिश्तेदारों में भी पता किया कि आखिर वो कहीं गया ना हो, लेकिन उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। तब आखिरकार हार कर पवन के पिता पुलिस में जाते हैं और अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी पवन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और कहती है कि जैसे ही हमको कुछ पता लगेगा हम आपको सूचित कर देंगे। इधर पिता भी अपनी पूरी कोशिश करता है अपने स्तर से ढूंढने की, लेकिन उसके पुत्र का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पवन का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। रीमा ने भी अपने प्रेमी भोला से बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको शक था कि कहीं ऐसा ना हो अगर हम मिलते रहें तो हमारी पोल खुल जाए। इसीलिए लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके थे। अब रीमा पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। वो बढ़िया सज धज के रहने लगी थी और उसको एक बार फिर से अपने प्रेमी भोला की याद सताने लगी थी। उसने फिर से एक बार भोला को फ़ोन करना शुरू कर दिया और अपने पास फिर से बुलाने लगी। दोस्तों, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन वो जरूर फूटता है। आखिरकार इनका भी वो दिन आ गया जिस दिन इनका भांडा आखिरकार फूट गया। वो तारीख थी 16 अक्टूबर 2022 की। रीमा ने अपने प्रेमी भोला को अपने घर बुलाया और रात को फिर से वो उसी अवस्था में यानी कि आपत्तिजनक अवस्था में फिर से पहुंच गए। दोनों नग्न अवस्था में थे और दोनों शारीरिक रिश्ते बना रहे थे। अभी उसके ससुर हरप्रसाद शर्मा की नींद टूटी। उस समय आधी रात का वक्त था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू के कमरे की लाइट जल रही है।
वो नज़दीक जाने लगे। जैसे ही नज़दीक जाने लगे तो उनको अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। जब वो कमरे के पास पहुँचे और उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाया और खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो वो हैरान रह गए। अंदर बहू पूरी तरह से निर्वस्त्र और उसका प्रेमी भोला भी पूरी तरह से निर्वस्त्र थे और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये जब ससुर ने देखा तो वो दंग रह गया। उसने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वो दोनों बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो ससुर ने उन दोनों को बहुत हड़काया और उनको भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी। ये सुन के उसका जो प्रेमी था भोला, वो बोला कि चुप रहो, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो जो हाल तुम्हारे बेटे का किया है वही तुम्हारा भी होगा। इतना कह के भोला उस जगह से चला जाता है। ये सुन के ससुर हक्का बक्का रह गए और उनको ये समझ में आ गया कि शायद मेरे बेटे को गायब करने में इन्हीं दोनों का हाथ है। सुबह होते हुए हरप्रसाद शर्मा पुलिस में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने घर की पूरी बात बताते हैं। पुलिस जैसे ही सुनती है वो तुरंत घर पे आती है और उसकी बहू रीमा और साथ में उसके प्रेमी भोला दोनों को उठा लेती है। शुरुआत में तो ये दोनों कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस भोला की निशानदेही पर उस नहर में जाती है और वहाँ पे पवन की लाश की खोजबीन करती है। थोड़ी देर के बाद में जिस जगह पर उसने बताया था वहीं पे कुछ हड्डियाँ मिली। हड्डियों को जांच के लिए भेजा गया और जब जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये हड्डियाँ पवन की ही हैं। जिस जगह पे हड्डियाँ मिली थी वहीं पे उसके कपड़े भी मिले थे और उसका पर्स और जो कुछ उसके वाटरप्रूफ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मिले थे, जिससे पता चलता था कि ये लाश शायद पवन की ही है। पुलिस ने भोला और उसकी प्रेमिका रीमा और भोला का जो एक दोस्त था दीप, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पत्नी की बेवफाई के कारण एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। पति की मौत हो गई, पत्नी जेल चली गई, बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा छिन गया और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी अनाथ हो गए। दोस्तों, इस रीमा और उसके प्रेमी भोला के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, हमारा मकसद किसी को परेशान या बदनाम करने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कहानी जनता की को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके उसके ऑल पर जरूर टैप करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।